हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, लास्ट चैप्टर, क्लास 8 का लास्ट चैप्टर साइंस का, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। सो चलिए हम जल्दी से फटाफट रिवीजन लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, रिवीजन है तो बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चैप्टर 18 के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे, मेन मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत में एनसीईआरटी बताती है कि पहले तो हमारे एयर में कॉम्पोजिशन बताती है। एयर, हमारी एयर में क्या एक सेम टाइप की गैसेस है? नहीं, डिफरेंट टाइप की गैसेस है। और क्या सबका अमाउंट सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। ओके सर, सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। और इसका अमाउंट आपके एनसीईआरटी में अप्रॉक्स अप्रॉक्स कितना दिया हुआ बेटा? 78% दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है हमारे पूरे एयर में अप्रॉक्स 78%। उससे कम क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन, जिसका बड़ा अमाउंट दिया है 21%। ठीक है, ओके सर, 21%। और लास्ट में कितना, जितना भी बचा है थोड़ा बहुत 1-2%, वो अदर गैसेस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अदर गैसेस हो जाते हैं। अदर गैसेस में कौन कौन आता है बेटा? इट कैन बी आइदर मीथेन, इट कैन बी आइदर CO2 एंड एसेट्रा। ओके, सो आई होप इतना सा पॉइंट समझ में आया होगा। सिंपल सा पॉइंट है, एयर में बहुत से टाइप के गैसेस होते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, उससे कम ऑक्सीजन 21%, और बाकी बचे हुए अदर गैसेस उसमें आ जाते हैं, बचे हुए परसेंट में अदर गैसेस, एग्जांपल मीथेन, CO2 एंड एसेट्रा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोल्यूटेंट्स। ठीक है बेटा, वर्ड है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है, एक बात समझना बेटा। अगर कोई भी चीज जो एयर को गंदा करे या वाटर को गंदा करे, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट्स। मतलब द मटेरियल्स विच कंटेमिनेट आइदर एयर और वाटर इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स बेटा दो टाइप के होते हैं, जो एयर को गंदा करे वो एयर पोल्यूटेंट्स। ओके सर। और जो वाटर को गंदा करे वो वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या है? पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो गंदा करे, चीजों को गंदा कर दे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम गाड़ियां चलाते हैं, कौन सी गाड़ियां? अरे आप जानते हो। ठीक है, हायाबुसा, ठीक है, मर्सिडीज, BMW। अरे हीरो होंडा, छोटी चीजें हमको सोचना ही नहीं है, सोचो, अच्छा सोचो बेटा। ठीक है, तो अब देखिए, हम अगर गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ियां क्या धुआं छोड़ती है? हाँ बिल्कुल। अब उस धुएं में क्या क्या रहता है? तो उस धुएं में बेटा CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अदर हार्मफुल गैसेस भी हो सकते हैं, अदर हार्मफुल गैसेस। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा ये बताओ बेटा, क्या ये सब हार्मफुल गैसेस है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या इक्वली हार्मफुल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या होता है? सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर क्या कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल नहीं होता? होता है बेटा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। क्या होता है? आरबीसी, आपको पता ना आरबीसी क्या होता है? चलो समझा देता हूँ बेटा। हमारे बॉडी में क्या ब्लड है? हाँ ब्लड है। ठीक है सर, देखो हमारा रिवीजन है, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ बेटा। आप बस अगर आपको लगे कि आपको लिखना है तो आप प्लीज मेरी बातों को सुन सुन के थोड़ा सा रफली लिख लीजिएगा। तो हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में क्या है? आरबीसी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ ब्लड। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या बेटा? हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या है? ब्लड है। ब्लड में क्या है? क्या सेल्स है, उसका नाम है आरबीसी। आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। उसमें क्या होता है बेटा? उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है? ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, तभी तो हम बोलते हैं ना आरबीसी इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को ना पकड़ लेता है, एकदम पकड़ लेता है। जैसे आपके सामने मतलब मोमोस लेकर आओ, आप मोमोस दबोच लोगे ना फटाक से, वैसे ही है इसके हीमोग्लोबिन के सामने अगर मोमोस आया तो मोमोस को पकड़ लेगा। ठीक है, अच्छा, एक बात समझना, मैं बोलता हूं कि आपके सामने सिर्फ मोमोस रखूंगा, और आपके सामने मोमोस और वो तीखी वाली चटनी जो मतलब जो आपको याद होगा, तीखी चटनी होती है और मेयोनीज होती है, आप डिप करके खाते हो, मुंह में एकदम पानी आ जाता है। ठीक है, मेरे भी याद है। तो लगता है, तो मैं बोलता हूँ आरबीसी सामने, आरबीसी के अंदर क्या रखा है बेटा? हीमोग्लोबिन रखा है। हीमोग्लोबिन के सामने आप दो चीजें रखते हो। ठीक है, इसके सामने हीमोग्लोबिन के सामने दो चीजें हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑब्वियस की बात है, आप किसको लोगे? अच्छा, मतलब मोमोस और चटनी के साथ लोगे ना। ठीक है, अब देखना, मैं एक और कंडीशन रख रहा हूं, मैं आपके सामने सादा मोमोस रखा आपके सामने,
ठीक है। दूसरे कंडीशन में मैंने मोमोस और चटनी रखी और तीसरे कंडीशन में मोमोस चटनी प्लस प्लस मेयोनीज तीनों रख दिया। अब बेटा तीनों रहेंगे तब तो बस मजा ही आ जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अब मैं क्या बोलूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब जानते हो हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? अब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा। सिंपल सा साइंटिफिक फैक्ट मैं ये बता रहा हूँ, अगर तीनों गैसेस रहेंगे, ठीक है, तीनों गैसेस हीमोग्लोबिन के सामने है, तो हीमोग्लोबिन किसको पकड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। और क्या कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में चाहिए? नहीं, हमारे बॉडी में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और इंसान की डेथ हो जाती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तब तो ऑक्सीजन को पकड़ेगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। ठीक है, साफ साफ करेला की सब्जी। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीजन को पसंद करता है और ऑक्सीजन ज्यादा किसको पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो बेटा एक बात समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं कहां से? गाड़ियों के धुएं में। ठीक है, गाड़ियां जो धुआं रिलीज करती हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। अब आपको समझ में आ गया। देखो बेटा, मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके पूरा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, लेकिन हाँ, आप जब बुक रीड करोगे ना तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, ये मेन पॉइंट्स कुछ हो चुके हैं। अब बच्चे हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक मेन केस स्टडी पे, केस स्टडी ऑफ ताजमहल। इसको आप प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज रीडिंग कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर क्यों बहुत हार्मफुल है? मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, बिकॉज द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी binds with oxygen, but if carbon monoxide is present in beside of oxygen, 100% the hemoglobin present in RBC will attach with carbon monoxide rather than oxygen, and hence due to lack of oxygen in our body can fatigue मतलब बेहोश हो जाना, कमजोरी। ठीक है, fatigue और even can lead to death। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम बताते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, ताजमहल का केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी ऑफ ताजमहल। तो बस ताजमहल लिख दे रहा हूँ। ताजमहल क्या पढ़ेंगे? किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, बना के कितना पैसा लगा, मजदूरों के हाथ कटवाए? अरे ये सब ये तो हिस्ट्री में पढ़ना है बेटा। केस स्टडी ऑफ ताजमहल। एक्चुअली बेटा बात समझना, हमारे इंडिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है टूरिज्म से। टूरिज्म मतलब बाहर से विदेशी लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पैसा देते हैं, खाना पीना खाते हैं, चले जाते हैं। बात ये है कि इस प्रोसेस में क्या हमारा प्रॉफिट है? हाँ बिल्कुल है भैया, वो आ रहे हैं। अगर इंडिया की एयर फ्लाइट लेकर आएंगे तो उसमें पैसा बनेगा इंडियंस का। इंडिया में आएंगे, इंडिया के होटल्स में रुकेंगे तो इंडिया का पैसा, इंडिया को पैसा मिलेगा। खाना खाएंगे तो इंडिया को पैसा मिलेगा। और हमारे जो चोर लोग हैं, चोरी करेंगे तो भी इंडिया से पैसा मिलेगा बेटा। ठीक है, मतलब इनफैक्ट अगर कोई फॉरेनर आता है यहाँ पर, ठीक है, तो वो इंडिया में पैसा दे के जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ताजमहल क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम का? हाँ बिल्कुल, ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ठीक है, 7 अजूबों में से ये एक माना जाता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? बात समझो, ताजमहल किससे बना हुआ है? व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। अब ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ताजमहल कहां पर है? आगरा में है, और आगरा के आसपास बहुत सी इंडस्ट्रीज खुल गए हैं। ठीक है, और वो इंडस्ट्रीज कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि पानी के साथ मिक्स होके एसिड बनाते हैं। कैसे? ऐसे, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, सो व्हाइट मार्बल से बना हुआ पूरा ताजमहल। ठीक है, अब आगरा में, ठीक है, बहुत से इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए हैं। ठीक है, मैनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कुछ भी फैक्ट्रीज नियर आगरा, मैनी फैक्ट्रीज नियर आगरा, बहुत से फैक्ट्रीज, मैनी फैक्ट्रीज नियर आगरा। ठीक है, रिलीज हार्मफुल gases like sulfur dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide। ठीक है, ओके, अच्छा सही है। ऑक्साइड क्या डायरेक्टली जाके मार्बल को खराब करते हैं? नहीं, अभी रुको, बात सुनो तो। ठीक है, अब आपको समझा रहा हूं। व्हाइट मार्बल से बना हुआ ताजमहल है
उस ताजमहल के आसपास बहुत से फैक्ट्रीज हैं। उन फैक्ट्रीज की चिमनी से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जो हार्मफुल होते हैं। एग्जांपल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलते हैं प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और शायद आपके एनसीईआरटी में एसिड्स का नाम दिए है एक क्लास में। हाँ दिया तो है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि आता है, ठीक है, 11 में से थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड, सर यहाँ H2O क्यों लिखे हो बेटा? पानी का फॉर्मूला H2O होता है यार। 8th क्लास में ना पूछा गोली मार देंगे आपको, ठीक है। हाँ, 8th क्लास में ये नहीं पूछना कि H2O मतलब पानी होता है। अब इधर आइए, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आए? फैक्ट्री से आए। फैक्ट्री से आने के बाद क्या डायरेक्टली ताजमहल के मार्बल को डिस्टर्ब कर देंगे? नहीं। जैसे बारिश होगी, क्योंकि बारिश तो होती है ना, हर जगह बारिश होती है, तो बारिश होगी, ये बारिश में पानी है, हाँ बिल्कुल है। पानी के साथ मिलने पर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिड बनाते हैं। कैसे एसिड? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड बनाने के बाद क्या होगा? जब भी किसी मार्बल पे आते हैं तो उसकी चमक खराब कर देते हैं। आप ही देखिए, आपके घर में अगर मार्बल होगा, हाँ बेटा, अगर आपके घर में टाइल्स नहीं, टाइल्स अलग चीज होती है, मैक्सिमम घर में टाइल्स लगा होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर हमारे टाइल्स होता है, ऐसे से साफ किया जाता है। टाइल्स अलग चीज होती है। आप कभी जाओगे ना, अगर आपके में मार्बल है, मार्बल अलग चीज है, टाइल्स अलग चीज है। मार्बल में अगर आप एसिड डालोगे तो उसकी चमक खराब हो जाएगी बेटा, ठीक है, चमक निकल जाएगी। तो एसिड की वजह से क्या होता है यहाँ पर बेटा? मार्बल ऑफ ताजमहल डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, मार्बल ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं ताजमहल, TM, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, मार्बल ऑफ ताजमहल गेट्स destroyed, gets destroyed ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन क्या है? अरे बेटा यही तो एसिड रेन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यही तो आ रहा है। कैसे आ रहा है? लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। आगरा, आगरा में ताजमहल और ताजमहल के आसपास आगरा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज निकले बहुत सारे गैसेस। एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब होगी बारिश, हमेशा नहीं, जब होगी बारिश, ठीक है, तो बारिश में है पानी H2O, पानी के साथ मिलेगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मिलके बनाएंगे एसिड्स। और जो पानी गिरेगा, अब उसके में केमिकल नीचे आ चुका है एसिडिक, मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसको बोलता है एसिड रेन, ठीक है। और ये एसिड रेन बहुत हार्मफुल होता है मार्बल्स के लिए। और ये क्या करता है? खराब करता है, मॉन्यूमेंट्स को खराब करता है। और इसीलिए इस पूरे फिनोमेना को, ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है? मार्बल कैंसर, ठीक है, इट इज नोन एज मार्बल कैंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, प्लीज इसको लिख लीजिए। अब हम, अच्छा अच्छा, ये भी दिया है आपके एनसीईआरटी में, आपको बताना भूल गया। तो क्या है, गवर्नमेंट ने कोई कुछ काम किए? हाँ गवर्नमेंट ने कुछ काम किए। गवर्नमेंट ने पहले बोला भैया ताजमहल के आसपास कुछ दूरी तक एक भी इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, मतलब एक लिमिट सेट किया कि इतने दूर में एटलीस्ट आपको ताजमहल के दूर में, इतने दूर में आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस तय किया गया, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रिवेंशन स्टेप्स क्या लिए गए, ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंटिंग स्टेप्स पहला लिया गया कि डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। डिस्टेंस पहला है, डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पे इंडस्ट्री सेटअप हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कोई ताजमहल के थोड़ी दूर में इंडस्ट्री सेटअप कर लेगा, ऐसे मतलब इसकी मतलब बनाया गया कि आप ताजमहल के आसपास कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हो, ठीक है, आसपास के एरिया में। कितना एरिया वो गवर्नमेंट हर साल थोड़ा चेंज करते रहती है। दूसरा मेन काम क्या हुआ कि बोला गया कि आसपास अगर आप जो इंडस्ट्री सेटअप कर भी रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक तो करना बहुत पास में करना मना है, और अगर कर रहे हो तो उसमें आप फ्यूल, कोई पेट्रोल डीजल यूज नहीं करोगे, ठीक है, हाँ यूज होता है पेट्रोल डीजल फैक्ट्रीज में, ठीक है, पेट्रोल डीजल यूज नहीं करोगे, आप क्लीन फ्यूल्स यूज करोगे, जैसे एग्जांपल CNG और LPG, ठीक है। आप CNG यूज ऑफ CNG एंड LPG, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल्स माने जाते हैं। क्लीनर फ्यूल्स मतलब ये साफ फ्यूल्स, ये बहुत ज्यादा मतलब रिलीज तो करते हैं टॉक्सिक चीजें, रिलीज करेंगे गैसेस, ठीक है, हार्मफुल गैसेस, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको बच्चों लिख लीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। लिख लिए होंगे, चलिए आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बाहर हट जा रहा हूँ, ठीक है।
मेरा पानी। चैप्टर की बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट तो जानते हैं, जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे लगता था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कि घर को थोड़ा हरा हरा बना के थोड़ा हरियाली किया जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन बात में पता चला नहीं भैया, स्टोरी तो एकदम अलग है। स्टोरी हमको समझ में नहीं आया यार, क्यों नहीं आई? क्योंकि टीचर्स ने कभी हमको डायग्राम बना के समझाया नहीं। अब वो दिक्कत, हमने जो दिक्कतें फेस की, हम चाहते हैं आप वो दिक्कतें फेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन है? एस के सर हैं। ठीक है, तो हम आपको डायग्राम के साथ समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, मार मार के समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, कूट कूट के समझाएंगे, हर तरीके से समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। ठीक है, सब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टोरी की तरह समझते हैं बेटा। मान लो ये क्या है? ये हमारा लैंड है। ओके सर, ये हमारा लैंड हो गया। लैंड में क्या जगह जगह पानी हो सकता है? बिल्कुल सर, पानी हो सकता है। और मैक्सिमम आपको पता होगा हमारा अर्थ मैक्सिमम किस चीज से कवर्ड है? हमारा मैक्सिमम अर्थ पानी से कवर्ड है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कोई पानी का हिस्सा हो गया, ओशियंस हो गया, रिवर्स हो गया, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये वाटर वाला हिस्सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, एच टू वाला हिस्सा है, चाहे समुद्र का हो, ओशियंस का हो, चाहे रिवर्स का हो, चाहे लेक, चाहे वेल्स, या कुछ भी। ठीक है, मतलब पानी वाला हिस्सा है। अच्छा, अब बात समझिएगा, यहाँ पर हम बनाते हैं किसको? हमारे सूरज दादा को, सन। ठीक है, सन। यहाँ पर ये हो गया हमारा सन। ओके, सन 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 सन। ओके, सन सना सन सन। ठीक है, अब बात समझना बेटा, यहाँ पर सन है। ठीक है, क्या सन की रेस आ रही होंगी? बिल्कुल आ रही होंगी। अर्थ की तरफ आएंगी? बिल्कुल आएंगी। अभी देखिए, यहाँ से सन की रेस आ रही है। ठीक है, ये सन की रेस आई। ठीक है, ये सन की रेस आई। ठीक है, ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ये आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी रेस आ रही है। ये बताना बेटा, मैक्सिमम रेस जो आ रही है, क्या सभी सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी? नहीं। क्या सभी सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगी? नहीं। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मैक्सिमम जो पानी में पड़ती हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो पानी में पड़ती हैं वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट। अगर आप देखोगे पानी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन की ताकत रखता है, लेकिन लैंड क्या करता है? लैंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बात समझिएगा, यहाँ पर ये सनरेज यहाँ पर आए और लैंड में क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गए। यहाँ पर लैंड में क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गए। पानी वाले सभी नहीं, लेकिन फिर मैक्सिमम क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुए। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुए। अब ये जा रहे थे, ठीक है, वापस जा रहे थे, ठीक है, ऊपर तरफ। अब लेकिन क्या हुआ? बीच में रास्ते में कोई मिल गया। कौन मिल गया? इनको कुछ गैसेस मिल गए। ठीक है, कौन से गैसेस मिल गए सर? इनको यहाँ पर CO2 गैसेस मिल गया और मीथेन मिल गया। तो मैं यहाँ पर CO2 गैस बना देता हूँ। CO2 गैस, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस, CO2 गैस। मीथेन, मीथेन के लिए देखो बेटा, एक्चुअली मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, लेकिन अभी आप छोटे हो, आपको नहीं पता, तो मैं M से लिख देता हूँ। मीथेन, 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 CO2, मीथेन, CO2, CO2, जगह जगह मतलब गैसेस मिल गए। इस टाइप के गैसेस और भी दो तीन गैसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। सो रिपीट करता हूं, हमारा लैंड, यहाँ पर पानी वाला एरिया, चाहे ओशियंस हो चाहे रिवर्स हो, सन से आए बहुत से रेस। ठीक है, अभी रेस आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आए, ये यहाँ पर आए, ये आए, ये आए, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लैंड वाले मोस्टली क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, और वाटर वाले मोस्टली क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट हैं। इस गैसेस की वजह से मैक्सिमम वापस से जो रेज है ना, वापस से क्या होंगी? री रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब वापस से लैंड की तरफ वापस आ जाएंगी। सभी नहीं, देखिए मैक्सिमम आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इस तरीके से वापस यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या होगा? और कुछ ही होंगे जो इसको आगे बढ़ के निकल पाएंगे। अब बात समझना बेटा, ठीक है, अब एक थोड़ा बात समझिएगा। क्या मैक्सिमम लाइट जो सनलाइट है नीचे लैंड में चली गई? हाँ सर, नीचे लैंड में चली गई। क्या सनलाइट जरूरी है? हाँ जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए, क्या हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगेगा? हाँ, गर्म होने लगेगा। तो इसी की वजह से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वैसे तो जरूरी है, एनसीईआरटी लाइन लिखता है आपके 8th क्लास में कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस नहीं होंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? ये बताओ, अंटार्कटिका, कभी अंटार्कटिका का नाम सुने हो? इतनी ठंडी जगह है, वहां पर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे बहुत ठंडी है बेटा, इतनी ठंडी है कि पानी जम जाता है उधर। ठीक है, पेट्रोल जम जाता है, मजाक नहीं है इतनी ठंडी में। ठीक है, सरवाइव करना। ठीक है, तो ठंडी में तो मजा आता है। अरे ठंडी यहाँ भी ठंडो की ठंडी आराम है बेटा, वहां ठंडी अलग है। तो बात समझो, ठंडी वहां पर इतनी है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ना बहुत गर्मी में लाइफ पॉसिबल है, ना बहुत ठंड में। तो
पहले अगर CO2 और मीथेन का नॉर्मल अमाउंट में थे तो उसकी वजह से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर भी नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे CO2 और मीथेन गैस बढ़ रही है, स्पेशली CO2 क्यों बढ़ रहे हैं? हम पेट्रोल डीजल बंद करते हैं, उससे क्या न्यूज होता है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैसेस को वापस से ट्रैप कर लेते हैं। मतलब देखो ऐसे सनलाइट आया, नीचे सनलाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे सनलाइट आया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ जो रिफ्लेक्ट हुए उसमें से जो रिफ्लेक्ट हुए मैक्सिमम वापस से रिफ्लेक्ट होकर नीचे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, बस एक ही वापस से ऊपर जा पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अब आप समझे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है ये, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपका लास्ट में शायद दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस, ओके ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ हम्म, हाँ ओके, चलिए, हाँ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस में क्या फर्क है? कुछ नहीं, जो ये पूरा प्रोसेस है ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए प्लीज रीड कर लीजिएगा, लेकिन मेनली दो एग्जांपल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्लीज आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको लिख लीजिए, नोट इट डाउन प्लीज। ओके, हाँ बेटा, अब कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैं रीड कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ने की वजह से यहाँ पर कई कंट्रीज ने ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करवाया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा यूज ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक कोयोटो प्रोटोकॉल भी साइन किया गया, कोयोटो प्रोटोकॉल आपके आंसर में दिया होगा, कोयोटो KYOTO, कोयोटो प्रोटोकॉल, इसमें यहाँ पर इसके लिए काम किया गया, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए। और लेकिन हाँ, क्या ग्रीन हाउस गैसेस हमारे काम आती है? हाँ आती है, कहाँ पर? ठंडी जगह पर। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में खूब बर्फ पड़ रही है, अब जम्मू कश्मीर में हमको वहां का एरिया गर्म करना है, हम कैसे गर्म करेंगे? हम वहां पर एक, जहां पर वो खेती करनी है, खेती करनी है ना जहां पर, क्योंकि पेड़ पौधे, हम तो स्वेटर पहन लेंगे, पेड़ पौधे को कैसे स्वेटर पहनाएंगे बेटा? नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमको पेड़ पौधे उगाने हैं, समझिएगा, वहां पर हम कांच का एक चैम्बर बना देंगे, जहां पर हमको जिस खेतों में पेड़ पौधे उगाने हैं, कुछ नहीं, जैसे अपन दीवार बनाते हैं ना, तो अपन इसे कांच का चैम्बर बना देंगे। सैन दिया से अगर आप खेलोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, GTA सैन दिया से गेम भी थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपने चैम्बर बना दिया कांच का, जहां पर आपको खेती करनी है, ऐसे गोल सा, ठीक है, गोल सा, ठीक है। अब उस चैम्बर के अंदर आपने गैसेस भर दी, कैसे गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। मीथेन ज्यादा यूज नहीं करना, मीथेन बहुत जहरीली गैस होती है बेटा, हिटलर यूज किया करता था लोगों को मारने के लिए, ठीक है, आप अगर स्क्रीन पर होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली यूज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अपन यूज कर रहे हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल है, प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही सन आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत रेस आ रही है, बहुत ठंडी है, तो सन की रेस क्या होगी, वहीं पर ट्रैप हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड पे, इसी प्रोसेस की वजह से। और इस प्रोसेस का अपन पूरा नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है बच्चों। ओके, कोयोटो प्रोटोकॉल प्लीज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं कहां पर, वाटर पोल्यूशन में, ठीक है। वाटर को जो गंदा करे उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स। बहुत सी चीजें हो सकती हैं वहां पर, ह्यूमन एक्सीटा हो सकता है, एनिमल वेस्ट हो सकता है, घर के निकले हुए वेस्ट हो सकते हैं, और इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, होम वेस्ट हो सकता है, और अदर वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ओके है। अब लास्ट पॉइंट अपन आते हैं गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ओके ठीक है। यहाँ पर बेटा इंडिया की बहुत मेन नदी है, ठीक है, गंगा, ठीक है, गंगा नदी जो पानी के लिए बहुत जरूरी है, और मतलब स्पिरिचुअली भी हमारे इंडिया से बहुत करीब है। तो गंगा नदी एक्चुअली, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इस पूरे को अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आप देखिएगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट गंगा वाले में, ठीक है, गंगा 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 कहाँ है गंगा? ओके, हरिद्वार में है गंगा, बहुत जगह है गंगा, तो आप समझिएगा बेटा कि गंगा, गंगा नदी, ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की वजह से भी और स्पिरिचुअल वजह से भी। अब क्या हुआ, इंडिया में गंगा नदी बहुत पॉल्यूट होने लगी, ठीक है। अब उसको पोल्यूशन हमको रोकना रहा, तो पोल्यूशन रोकने के लिए बहुत सारे प्लान्स लाए गए, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा एक अच्छा खासा प्लान रहा गंगा एक्शन प्लान, जो बहुत बड़े लेवल पे काम किया गया। कब लॉन्च किया गया बेटा? 1985 में, ठीक है,
ओके 1985 में यहाँ तो यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूँ एक स्टार करके गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था बेटा, कब आया था 1985 में ये आया था। और ये बहुत जरूरी प्लान था। इसके बाद प्लान में कुछ चेंजेस हो गए आते गए बीच बीच में, और हो सकता है आपके अपडेट एनसीईआरटी की मिनी एनसीईआरटी 7-8 साल पुरानी है, ठीक है। इसके बाद एक और प्लान एक्चुअली आया था, तो आप उसके बाद स्टडी कर लीजिएगा। कब आया था, मेरे ख्याल से 2000 के पहले के आसपास थोड़ा आया था, थोड़ा सा उससे पहले आया था। तो 1985 में या फिर 2000 के आसपास भी कैसा आया था, 1985 में पहली बार कुछ बड़े लेवल पर गंगा जी काम किया गया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत गंदगी हो रही थी। सो गंगा एक्शन प्लान लाया गया, और इसमें गंगा नदी को सेव करने के लिए बहुत सारे प्लान लाए कि आसपास इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे नो इंडस्ट्रीज नियर बाय, ठीक है, नियर बाय मतलब आसपास कोई इंडस्ट्रीज नहीं होंगे। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा जो पानी को साफ करता है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम दिक्कत क्या होती है, हम साफ तो करेंगे लेकिन वापस लोग गंदा कर देंगे, तो मतलब वही प्रोसेस बार बार चलते रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा समझाओ कि गंगा नदी में कचरा नहीं फेंके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लोगों को क्या करना है, थोड़ा मोरलाइज करना है, ठीक है, मोरलाइज पीपल, मोरलाइज पीपल, ठीक है। थोड़ा उनको समझाना है कि नहीं भैया आप नहाइए, ठीक है, आप गंगा नदी है, पवित्र है, उसको पवित्र रहने दीजिए, उसका दुरुपयोग नहीं करिए। ये नहीं कि कुछ भी वहां पर गंदगी जाके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मोरलाइज करना है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आए गंगा एक्शन प्लान में। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में मेन जो यहाँ पर एनसीईआरटी डिस्कस करती है वो है 3R, ठीक है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। यहाँ पर बेटा 3R, ठीक है, एक 3R होता है। 3R मतलब अगर हमको कचरा, ये बताना बेटा, क्या कचरा हम पूरी तरीके से बंद रोक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोल्यूटेंट्स क्या है, हमने शुरुआत में बात किया था, ऐसी चीजें जो एयर और वाटर पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। क्यों कॉज कर रही है? क्योंकि वो क्या है, पोल्यूटेंट्स है, मतलब कचरा है, ठीक है। क्या कचरा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या हम बनने से रोक सकते हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन क्या रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो बात समझना, यहाँ पर 3R आए, ठीक है, 3R का कॉन्सेप्ट आया। 3R का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रिड्यूस मतलब पहले तो आप जो आप यूज कर रहे हैं चीजें उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, कम यूज करिए, बहुत ज्यादा यूज मत करिए, ठीक है। हाँ, जितना जरूरत हो उतना ही यूज करिए, ठीक है। रीयूज, और अगर उसको आप वापस से रीयूज कर सकते हैं तो वापस से रीयूज करिए। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने आप लोग यहाँ पर अपने स्टडी टेबल पे एक तो रखा हुआ है, इसलिए रखा कि मुझे प्राइज मिला था जब मैं 8th क्लास में था, ठीक है। 8th क्लास में जब मैं था तो हमको एक तो प्रोजेक्ट मिला था कि आप रीयूज के ऊपर एक कुछ चीज बना के लाइए। तो एक्चुअली आप अगर अंदर देखेंगे तो ये हल्दीराम का पैकेट है, जो दिवालियों में मिठाई आती है ना हल्दीराम का, कौन सा है भैया ये है काजू कतली। ओए काजू कतली का पैकेट है, ठीक है। अब काजू कतली के पैकेट के अंदर, ठीक है, मतलब हमने मिठाई खा ली, अभी डब्बा फेंकेंगे, तो मेरे को पेन स्टैंड चाहिए था। मेरे दिमाग में आया क्यों ना पेन स्टैंड बनाया जाए यार, मजा आ जाएगा पेन स्टैंड, ठीक है। हमने बोला पेन स्टैंड बनाते हैं, तो लोगों ने सिंपल बनाया। उस टाइम में बेटा स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स का एक बहुत क्रेज चला था, आपको पता होगा, ये बहुत अच्छा फेमस कार्टून रहा है हमारे टाइम का। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे वापस से उल्टा करके, क्योंकि पीछे तरफ क्या होता है सफेद होता है, मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर पेंट वेंट कर दिया, इस तरीके से चीजें बना दी। तो मेरे को यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला था, क्योंकि उस समय तो अभी ऐसा दिख रहा है, उस समय बहुत अट्रैक्टिव, कलरिंग बहुत अच्छे से हुई थी। अब कलरिंग थोड़ा डल हो चुकी है, 7-8 साल हो चुके हैं बेटा, ठीक है, कलरिंग डल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बनाया था, मतलब चीजों का आप कैसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो आप चीजों का रिड्यूस करिए जितना यूज कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो चीज आपके खराब हो गई तो उसको रीयूज कैसे कर सकते हो, रीयूज करने के बाद उसको ये फेंके, इसको रिसाइकिल करवाइए। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक कभी सड़ेंगे नहीं, आप उसको फेंक दोगे, तो इससे आप उसको रिसाइकिल करवा दीजिए, वापस उस प्लास्टिक को गला के कुछ और चीज में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा। तो 3R मतलब रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। पहले आप वेस्ट को, मैं आप बात समझिएगा, हो सकता है 1-2 मार्क्स में आए तो आप इतना लिख के छोड़ देंगे, लेकिन 5 मार्क्स में आ गया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिड्यूस में क्या लिखेंगे, ठीक है, decrease the amount of usage of your materials to decrease the amount of waste produced, ठीक है। रीयूज में the materials which has been used can be either used again, है ना, कैन मतलब दोबारा से इसको यूज किया जा सकता है, कैन आइदर बी यूज्ड अगेन, सो प्लीज यूज इट, ठीक है। और रिसाइकिल में इफ द मटेरियल इज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो डिस्पोज इट, डोंट डिस्पोज इट एंड बट आइदर गिव इट टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब जो कबाड़ी वाले होते हैं ना उनको दे दो, इंडस्ट्रीज तक पहुंचा देंगे, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रीज लेके वहीं चले जाना आप ही, ठीक है, तो मतलब उनको देना है एक्चुअली। तो गिव इट टू इंडस्ट्रीज फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है। तो मैंने थोड़ा हड़बड़ी में बोला, आप प्लीज लिख लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। सो बेटा ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं, कब मिलते हैं, नेक्स्ट
क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और बेटा बस ये मैं बोलूंगा, पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि 9th और 10th पढ़ने वाला आपको पता चलेगा आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट आप डिसाइड अभी नहीं कर पाओगे, आपसे क्या बनेगा तब आपको पता चलेगा। 9th में कई लोगों का माइंड चेंज होता है, ठीक है, बहुत से आपको चीजें होंगी, बस आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि मेरे से जो बनेगा मैं वो करूंगा। क्योंकि बात ध्यान रखना बेटा, अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचता कि नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आप एक वीडियो देखोगे उसमें सचिन तेंदुलकर बोलते हैं मतलब कि मेरे को सिंगिंग का बड़ा शौक है, ठीक है, मेरे को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, अगर मैं सिंगिंग करता तो मैं शायद कामयाब हो ही नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, आज बहुत दिक्कतों में रहता। सही बात है, हमको काम क्या पसंद है वो जरूरी नहीं, हम क्या कर पा रहे हैं वो जरूरी है। आपका राइट ब्रेन एक्टिव है कि लेफ्ट ब्रेन, अब वो आपको पता चलेगा 9th और 10th क्लास में पढ़ाई करने से। तो अपन जल्द मिलेंगे 9th क्लास में। आई होप आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम्स में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टाटा, बाय बाय।